क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अधिकार अंतरण पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा अधिकार सौंपने में अरुचि के कारण रीजंस फॉर द रिलक्टेंस इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर अधिकार सौंपने के मार्ग में बाधाएं या फिर अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज ऑब्स्टेकल्स इन ट्रांसेस इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इनके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर मतलब ये है कि क्यों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अधिकार अंतरण जो है उसमें कमी आती है, रुकावट आती है। तो पहला ABC पार्ट करके हम इसके डिस्कस करेंगे। ये पार्ट है अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बाधाएं, हिंड्रांसेस क्रिएटेड बाय द पर्सन हु इज डेलीगेटिंग। जो व्यक्ति अधिकार सौंपने जा रहा है वो कई बार अधिकार सौंपना नहीं चाहता। क्या कारण हो सकते हैं उसके पहला दिया गया, प्रबंधक अपने से अधिक किसी कर्मचारी को योग्य नहीं समझता। मैनेजर थिंक्स दैट नो एम्प्लॉय कैन डू जॉब बेटर देन हिम। इसलिए वो किसी दूसरे को काम नहीं देना चाहता, सब काम खुद ही करना चाहता है। सेकंड पॉइंट है उसे अधीनस्थ में अविश्वास होता है। इट डज नॉट हैव फेथ ऑन द सबऑर्डिनेट। हमें विश्वास नहीं कि हमारे अधीनस्थ या हमारे से नीचे वाले कर्मचारी काम कर पाएंगे, तो भी हम काम नहीं सौंपते। थर्ड पॉइंट है अपनी अयोग्यता प्रकट नहीं होने देना चाहता। ही डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज इनएफिशिएंसी। उसमें अयोग्य है, मतलब वो काम नहीं कर सकता ठीक तरीके से, फिर भी उसको वो पोस्ट मिल गई है, तो यदि वो काम अपना दूसरे व्यक्ति को दे देगा तो दूसरे व्यक्ति को उसकी कमियों का पता चल जाएगा। तो नहीं चाहता कि उसकी कमियों का पता चले, इसलिए भी वो अधिकार नहीं सौंपता। फोर्थ पॉइंट है वह सोचता है कि कंपनी का काम उसके बिना नहीं चल सकता। इन थिंग्स दैट द कंपनी कांट रन विदाउट हिम। तो जब उसके बिना काम नहीं चलेगा, इसका मतलब उसको खुद ही सारे काम करना पड़ेंगे, ऐसा वो सोचता है, इसलिए वो किसी और को काम नहीं देता। फिफ्थ पॉइंट है वह समझता है कि ये वही मालिक है और सारा काम उसी के हाथ में होना चाहिए। दे थिंक्स दैट ही इज़ द ओनर एंड ही मस्ट डू ऑल द जॉब्स हिमसेल्फ। यदि वो खुद मालिक है, सारे काम यदि वो सोचता है कि उसे ही करने हैं, तो फिर वो किसी और को काम नहीं सौंपेगा। सिक्स पॉइंट अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा गलत निर्णय का जोखिम नहीं लेना चाहता। यू डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑफ एनी रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द एम्प्लॉय। अगर कोई कर्मचारी गलत निर्णय लेता है तो उससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। सेवन्थ पॉइंट है वह समझता है कि कोई कर्मचारी इसके योग्य नहीं। थिंक्स दैट नो वर्कर इज़ कैपेबल टू परफॉर्म दिस जॉब। उसे लगता है कि कोई भी कर्मचारी उसकी नज़रों में ऐसा नहीं है जो इस काम को कर पाएगा, इसलिए वो सारा काम खुद ही करता है। एट्थ पॉइंट है वह समझता है कि यदि किसी कर्मचारी ने उससे अच्छा कार्य कर दिखाया तो उसका अपमान हो जाएगा। ही थिंक्स दैट इफ़ एनी वर्कर हैज शोन बेटर परफॉर्मेंस देन हिम देन इट विल बी हिज इंसल्ट। तो इसलिए कोई कर्मचारी अच्छा कार्य करके दिखाए, इसका मौका ही वो नहीं देना चाहता और अपना अपमान भी नहीं देना चाहता। नाइन्थ पॉइंट है अधिकार सौंपने की कला की अनभिज्ञता। अनभिज्ञता मतलब होता है ज्ञान ना होना, इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर हमारे को पता ही नहीं कि अधिकार कैसे दूसरे व्यक्ति को देने हैं, तो भी हम अधिकार नहीं सौंपते। इसके बाद बी पार्ट पर आते हैं। इसका जो है कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत बाधाएं। हमने पहले जो थे हमारे अधिकार सौंपने वाले मतलब और मैनेजर्स की तरफ से डिस्कस किया, वर्कर्स की तरफ से देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आ गया, कर्मचारी सोचते हैं कि वो बिना वेतन अधिक दायित्व क्यों लें। एम्प्लॉयज़ थिंक दैट वाई शुड दे टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एक्स्ट्रा रिवार्ड। अगर हमको ज़्यादा पैसा मिलना ही नहीं है तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें, बिना मतलब के कार्य अधिक का जिम्मेवारी क्यों लें। उसके बाद में है सेकंड पॉइंट हमारा, कभी कभी कर्मचारी स्वयं को कार्य के योग्य पाते हैं। समटाइम्स द वर्कर फाइंड देम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक जॉब असाइंड। ठीक है, कि हमारे को जो कार्य दिया गया हम उस कार्य को नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि मेरे बस का कार्य नहीं है, इसलिए भी वो कार्य को कर लेने से मना कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है कर्मचारी को अपनी आलोचना व गलत निर्णय का डर रहता है। वर्कर इज़ अफ्रेड ऑफ हिज क्रिटिसिज्म एंड रॉन्ग डिसीजन, कि अगर उससे कोई गलती हो जाएगी, का गलत निर्णय हो जाएगा, रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा, तो उसकी बेइज्जती होगी, उसकी आलोचना की जाएगी, वो उससे डरता है। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारी को अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं होता। वर्कर हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन हिज ऑन हिज कैपेबिलिटी, कि मैं अपने से ऊपर वाले अधिकारी का कार्य भी कर सकता हूँ, उसको भरोसा नहीं, इसलिए वो कार्य नहीं लेता। फिफ्थ पॉइंट है कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ ना हो तो बेकार में कार्यभार क्यों लें। जब एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट नहीं मिलना, को लाभ नहीं मिलना, तो अधिक कार्य वो क्यों लें। थिंक्स दैट if he does not get extra financial benefit then why should he take extra responsibility। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स थे कर्मचारियों के प्रति। अब उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे जो हमारे हैं संगठनात्मक कठिनाइयाँ या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब कंपनी की तरफ से, संगठन की तरफ से भी कुछ एक कमियाँ होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पहला पॉइंट है संगठन अधिकार अंतरण को आवश्यक नहीं बना सकता। एक कंपनी जो है उसमें ये आवश्यक नहीं होता कि सभी के सभी काम जो है लोगों को सौंप दिए जाएँ। ऑर्गेनाइजेशन कांट मेक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी। सेकंड पॉइंट है केंद्रीयकरण से अधिकार अंतरण का कार्य धीमा हो जाता है। केंद्रीकरण अगर होता है मतलब एक व्यक्ति
बहुत सारे कार्य सब एक मैनेजर चाहता है कि मैं सारे निर्णय खुद ही लूँ, तो उसे केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इससे यदि ऐसा है तो अधिकार अंतरण नहीं हो पाएगा, उसका कार्य कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है प्रेरणा का अभाव या लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर वर्कर को मोटिवेशन नहीं देते तो भी एक्स्ट्रा काम वो नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है अधीन स्थलों पर कार्य का अधिक बोझ, ओवर बर्डन एट द लोअर लेवल। यदि हम सारे के सारे अधिकार सौंप देते हैं वर्कर को, काम सौंप देते हैं वर्कर को, तो वर्कर के कार्य लेवल पर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा, उसे काम भी करना है, प्लान भी करना है, इसी उसके पास टाइम कम बचेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है अप्रभावशाली समन्वय, इनफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं है वर्कर के बीच में या लोगों के बीच में, कंपनी में काम करने वाले, तो भी हम अच्छे तरीके से कार्य नहीं सौंप पाएंगे। अप्रभावशाली नियंत्रण, यदि कंट्रोल नहीं है, इनफेक्टिव कंट्रोल हमारे यदि है, तो ऐसी स्थिति में वर्कर को कंट्रोल नहीं करते तो हमने काम तो दे दिया पर वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पता नहीं। सेकंड पॉइंट है उपयुक्त वातावरण का अभाव या लैक ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट। यदि वातावरण या एनवायरनमेंट हमारी कंपनी का अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग वर्कर से काम नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारे को टॉपिक दिया गया अधिकार अंतरण को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कदम, स्टेप्स टू मेक द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मोर इफेक्टिव। या अधिकार अंतरण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम, सजेशंस टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ डेलीगेशन। अब कुछ एक कमियां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पाई गई, उनको दूर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहला पॉइंट जो हमारे को दिया गया वो है निश्चित उद्देश्य, फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य जो हमारे होने चाहिए, अधिकार अंतरण को प्रभावपूर्ण बनाने की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे उद्देश्य जो है वो स्पष्ट हो जाने चाहिए, बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, ताकि हर कर्मचारी को उन्हें समझा भी देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा निश्चित दायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी। किस व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स कर दें, भाई आपकी ये जिम्मेवारी है और आपको ये कार्य करके इतने समय में देना है। ये फिक्स हो जाए तो वर्कर जो है सही प्रकार से अपने कार्य का जिम्मेवारी से करेंगे। थर्ड पॉइंट है उचित प्रशिक्षण, प्रॉपर ट्रेनिंग। कर्मचारी को अच्छे तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि कर्मचारी उस कार्य को अच्छे तरीके से समझ सकें, और अगर समझ आ गया तो अच्छे तरीके से वो कार्य कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा उचित प्रेरणा या प्रॉपर इंसेंटिव। प्रेरणा वर्कर को मिलेगी तो वर्कर फिर मन लगाकर धन के लालच में कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। हमें कंट्रोल लगातार करना है, वर्कर के लगातार काम को चेक भी करना है काम सौंपने के बाद में, ताकि वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया योग्य अधिकारियों का चयन या सिलेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स। वर्कर जो हम चुने कार्य के लिए, वो वर्कर काफ़ी योग्य होने चाहिए। यदि वर्कर में अयोग्यता है, उसे काम करना नहीं आता, तो उसमें अविश्वास पैदा होगा, और अविश्वास के कारण वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों एवं दायित्वों का स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। परिभाषित करना होता है एक्सप्लेन करना। डिफाइनिंग द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली। हमारी जिम्मेवारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार क्या है ये बता दिया जाए, उसकी जिम्मेवारी क्या है ये बता दी जाए, ताकि वो उस सीमा में रहते हुए कार्य को कर सके। आठवां पॉइंट है प्रभावपूर्ण संदेशवान, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समय समय पर कठिनाइयों का निवारण करना पड़ता है हमारे वो वर्कर्स के साथ कुछ विचार विमर्श करना पड़ता है, वर्कर की बातों को सुना जाता है, उनका मार्गदर्शन भी करना होता है, इसलिए कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार अंतरण के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता मतलब एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए अधिकार अंतरण का सिद्धांत। अपेक्षित परिणाम मतलब हम क्या चाहते हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ द रिजल्ट्स, डेलीगेशन बाय द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। एक सीमा तक ही अधिकारों को हमें अंतरण करना है, हमारे को अपने उद्देश्यों को, परिणामों को ध्यान में रखना है, ताकि हमारे को उतना जैसे परिणाम अपेक्षित मतलब जैसे परिणाम हम चाहते हैं वैसे परिणाम हमको मिल सकें। थर्ड पॉइंट है उत्तरदायित्व के अनुरूप अधिकारों के अंतरण का सिद्धांत। जितना उत्तरदायित्व, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी है, उतना ही अधिकार, उतनी अथॉरिटी उसको देनी चाहिए, मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में समानता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा अधिकार व दायित्व में पूर्ण व्याख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड ऑफ अथॉरिटी एंड द लायबिलिटी। यहाँ पर ये दिया गया प्रत्येक व्याख्या करना मतलब एक्सप्लेन करना, फुल डिस्क्लोज करना, सब बिल्कुल डिटेल में बता दिया जाए कि भाई आपके ये अधिकार हैं, ये उत्तरदायित्व है, नहीं तो फिर बाद में मतभेद पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा है श्रृंखलाबद्ध हस्तांतरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है एक चेन में ऊपर से नीचे अधिकार और उत्तरदायित्व निकटतम अधिकारी से हमको प्राप्त होंगे। जो हमारा निकटतम अधिकारी है उसे हमें अधिकार मिलेंगे, और हम अपने अधिकार अपने निकटतम कर्मचारी को देंगे। यदि हम एक अधिकारी को छोड़कर दूसरे अधिकारी से बात करते हैं तो फिर उसकी अहंकार की भावना आहित होती
होती है जो संस्था में मतभेदों को जन्म देता है। फिर 6 पॉइंट है जवाबदेही की अविभाज्यता का सिद्धांत है। जवाबदेही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, अविभाज्यता मतलब है जहाँ पर हम लोगों ने तोड़ना है। मतलब जवाबदेही को हम तोड़ नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने अपना काम उसको दे दिया और आधे काम के लिए वो जिम्मेवार है। कहने का मतलब एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेवारी जो है वो उसी व्यक्ति की होती है जिसे कार्य दिया गया। 7 पॉइंट है अधिकार व दायित्व की पूर्ण समता का सिद्धांत। वही हमने डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल समान होनी चाहिए, इक्वलिटी इनमें होनी चाहिए। 8वां पॉइंट है कार्य विभाजन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, उसके बाद ही कार्य को जो है आगे वर्कर्स में डिवाइड किया जाए उसकी योग्यता के अनुसार।